हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 9 बायो का पार्ट 4। हम इसके 3 पार्ट पहले कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट है इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके हम आज साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सेल के तीनों जो मेम्ब्रेन हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं और बाकी सेल ऑर्गेनेलिज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन सेल ऑर्गेनेले। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर का जो भी लिक्विड फ्लूइड होता है, जो भी फ्लूइड लिक्विड की फॉर्म में जो भी कंटेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसके अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेले कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो जो सेल ऑर्गेनेले हैं वो प्रोकैरियोटिक में मोस्टली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है दोनों में, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती है और उसके अलावा बाकी ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलिज। मेन सेल ऑर्गेनेलिज हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। ये होते हैं मेन कंपोनेंट, यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज मेन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर, इसीलिए ये ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए। तो फर्स्ट ऑर्गेनेले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसे हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं। ठीक है। और सिमिलर स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, मेम्ब्रेन होती है, लेकिन होती क्या है? थोड़ी सी फोल्डेड होती है अंदर की तरफ, और इसलिए ये कभी कभी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है और शीट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके ट्यूब्यूल के साथ साथ वो शीट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। और ये 2 टाइप्स की होती हैं, RER और SER। इसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं रफ, और ये होती है स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ये फोल्डेड होती है काफ़ी, जो मेम्ब्रेन होती है ये काफ़ी अंदर से फोल्डेड होती है, कई फोल्ड्स में होती है। और स्मूथ जो होती है वो बिल्कुल ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इसमें एक और चीज़ होता है, ये जो RER होते हैं ये रफ़ होते हैं। एक तो इनका स्ट्रक्चर की वजह से होता है और दूसरा इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स एक अलग ऑर्गेनेले है और इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में मदद करता है। और सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो राइबोसोम ही करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ER में, यानी कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है SRS, जिसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी, SER होता है ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मदद करता है मैन्युफैक्चर करने में। और उसके बाद जो RER में जो प्रोटीन बनता है और यहाँ से जो फैट बनता है, ये दोनों ही क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। तो इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है सेल मेम्ब्रेन में। और इस सेल मेम्ब्रेन को बनाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। मेम्ब्रेन को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और सम एक्ट एज अ एंजाइम एंड हार्मोन्स। और इनमें से क्या होते हैं?
कुछ ऐसे होते हैं RER और या फिर SER ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंजाइम और हार्मोन का भी वर्क करते हैं टाइम टू टाइम जब ज़रूरत होती है सेल को। इन लिवर सेल ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट SER प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। ये क्या कहता है कि बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट हैं एनिमल में, वर्टिब्रेट में ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिनमें जो लिवर सेल है, उनकी लिवर सेल में जो SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग का। डिटॉक्सिफाइंग मतलब जो पॉइजन और जो ड्रग्स फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको साफ़ करने का, प्योरीफाई करने का काम करता है ये SER। इसके बाद है नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेले, जिसको हम कहेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? सबसे इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था बाय कैमिलियो गोल्जी। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, कैमिलियो गोल्जी। ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। ये स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये एक सिस्टम होता है मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, वो मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, वेसिकल्स होते हैं जो कि स्टैक यानी लेयर में प्रेजेंट होते हैं और इन लेयर्स को क्रिस्टल कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन करना, सेल के अंदर पैकेजिंग प्रोडक्ट करना, जो वेसिकल्स हैं उनको पैकेजिंग में हेल्प करता है। आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और एक और इसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है गोल्जी एपरेटस का, कि ये लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अभी लाइसोसोम क्या है, एक और सेल ऑर्गेनेले है और इसके बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम्स होता क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है यानी कि इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ये, और सेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या भरा हुआ होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यानी मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल, एनी फॉरेन मटेरियल। इनका काम क्या होता है कि जो वेस्ट बॉडी सेल के अंदर बनता है उसको डिस्पोज करने का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं सेल को। कैसे? अगर कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया है तो उसको ये क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं यानी उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये सेल को क्लीन अप करने का काम भी करते हैं। जब सेल डैमेज होती हैं तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाती हैं। जब कभी क्या होता है, अगर सेल को कोई डैमेज हो जाती है या कोई भी किसी तरीके से उसको कोई नुकसान होता है तो उस समय पे लाइसोसोम्स में क्या होता है, वो अपने आप ही बर्स्ट हो जाती है और जो उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेती है। इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि अपने ही सेल को खा लेता है इसीलिए। और वो एक्चुअली वो क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है वो उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो बाहर से आने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स या कोई भी एनिमीज आप कह सकते हो, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन जब कभी सेल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय पर क्या करता है, ये पूरे सेल को ही अपनी ही पूरी सेल को क्या कर लेता है, जो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम, वो अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है और ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है कि वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आप इसे देख लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी जो होती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है। जितनी भी रेस्पिरेशन के टाइम पे जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है वो सारी की सारी एनर्जी ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है और वो कहाँ स्टोर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं या फिर जब भी
एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वहाँ से एटीपी की जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है और मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमें काम करने में मदद करती है। तो ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें मेक ओन प्रोटीन। ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। अब प्रोटीन कैसे खुद का बना सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेले होता है जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और खुद ही राइबोसोम है, तो प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर लेता है। उसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड एक ऐसे ऑर्गेनेले होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। और एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये कलर्स के लिए प्रेजेंट होते हैं जैसे, और इसके फंक्शन क्या होते हैं, सेम जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो प्लास्टिड भी एक ऐसे ऑर्गेनेले हैं जो कि जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और ये प्लास्टिड सिर्फ किस में होते हैं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट में जैसे हमने पढ़ा है आप सब ने कि प्लांट जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट का ही टाइप होता है। तो ये कलर जो होता है वो सिर्फ प्लांट में ही होता है, इसीलिए प्लास्टिड जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट ऑर्गेनेले जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है खाली स्पेस, ठीक है, खाली स्पेस, जो खाली जगह होती है उसे हम वैक्यूल कहते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये इसका काम होता है सॉलिड या लिक्विड जो भी कंटेंट प्रेजेंट होता है उनको स्टोरेज करने का काम करता है। स्टोरेज सैक की तरह यूज़ किया जाता है ये सेल के अंदर। स्मॉल इन एनिमल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट के अंदर लार्ज, बहुत बड़ी वैक्यूल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्लांट सेल होती है अगर इसकी वर्डल शेप में है तो उसमें पूरी की पूरी उसके सेल के बराबर ही उसका वैक्यूल प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस बिल्कुल लास्ट में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे, बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं। और मे ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। प्लांट की बात हो रही है कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो सेल वॉल्यूम का, उसके टोटल वॉल्यूम का 50 से 90% जो अमाउंट है सेल वॉल्यूम जो है वो किसका होता है, वैक्यूल का होता है। किसमें, प्लांट के अंदर। तो ये एक तरीके से क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, साथ ही साथ ये करता है प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको हिलने में मदद करता है, उसको लाइटनेस प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। इसके बाद ये डायग्राम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर बेसिकली बच्चों में ये डाउट होता है कि हमें ये डायग्राम समझ में नहीं आता कि आखिर ये होता कैसे है। तो यहाँ पे आपको तो समझाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा समझ में आए। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये न्यूक्लियोलस है, इस सेल के अंदर का है, साइटोप्लाज्मा के अंदर का ये न्यूक्लियोलस है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये सपोज न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से फोल्ड बने होते हैं, ठीक है। आप देखना, आप लोग अपनी बुक में इस तरीके से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। तो ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये ट्यूब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसे रफली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है शीट की फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में, इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो ग्रीन डॉट डॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये इसमें नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें नहीं होते, ये रफ पे प्रेजेंट होते हैं और ये राइबोसोम्स इनसे जुड़े हुए होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज में
सिंथेसिस में मदद करते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका स्ट्रक्चर। और ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5, ठीक है, ये बायो का, ये कंप्लीट हो चुका है इस टॉपिक के बाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।